तो आज हम बात कर रहे हैं लॉरेन एशर की लव रीडिजाइन पर। ये ड्रीमलैंड बिलियनेयर सीरीज का हिस्सा है, तीसरी किताब। हाँ, और ये कहानी है जूलियन लोपेज और डालिया मुनियोज की। काफी पॉपुलर हुई है ये। बिल्कुल। तो सुनने में आया है कि कहानी का फोकस दूसरे मौके मतलब सेकंड चांस और गुजरे हुए प्यार की वापसी पर है। और साथ ही खुद की कीमत पहचानना, सेल्फ वर्थ, ये भी एक बड़ा थीम है इसमें। सही। चलो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कहानी का सार कुछ ऐसा है कि डालिया, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। हाँ, करियर का बड़ा मौका। और बात क्लाइंट कौन निकलता है? जूलियन लोपेज, वही आदमी जिसके साथ उसका अतीत जुड़ा है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब कहानी में टेंशन शुरू होती है। जूलियन एक अरबपति है, थोड़ा अपनी भावनाओं से दूर रहने वाला टाइप। हाँ, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन डालिया के वापस आने से वो पुरानी यादें, पुराने जज्बात, वो सब फिर से उमड़ने लगते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों किरदार, डालिया और जूलियन, काफी मजबूत और क्या कहते हैं, लेयर्ड बताए गए हैं। लेयर्ड मतलब कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स। कहानी सिर्फ रोमांस तक ही नहीं रुकती। इसमें रिश्तों की उलझने हैं, भरोसे के मुद्दे हैं, ट्रस्ट इश्यूज जिसे कहते हैं। और शायद ये भी कि कैसे कोई अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वो हीलिंग वाला एंगल भी इसमें खूबसूरती से दिखाया गया है। अच्छा, तो ये जो सेकंड चांस रोमांस वाला टैग है, क्या ये सिर्फ पुराने प्यार को फिर से जगाने की कहानी है या कुछ और भी है? नहीं, उससे सादा है। जानकारी यही कहती है कि ये एक स्लो बर्न लव स्टोरी भी है। स्लो बर्न यानी प्यार धीरे धीरे पनपता है। हाँ, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। इसके साथ ही वो सेल्फ वर्थ और हीलिंग वाले विषय भी बहुत अहम है। कैसे? मतलब ये कैसे जुड़ते हैं कहानी से? देखिए, कहानी दिखाती है कि कैसे ये पात्र अपने अतीत की तकलीफों से उभरकर खुद को महत्व देना सीखते हैं, खासकर डालिया। और वो बिलियनियर प्लस इंडिपेंडेंट वुमेन वाला एंगल, वो कैसे प्ले आउट होता है? वो भी इंटरेस्टिंग है। डालिया अपनी मेहनत और खुददारी पर यकीन करती है, वो जूलियन के पैसे से इम्प्रेस नहीं होती। अच्छा। हाँ, और ये बात जूलियन जैसे शक्तिशाली इंसान के साथ उसके रिश्ते को और पेचीदा बनाती है। मतलब एक बराबरी का रिश्ता बनाने की कोशिश दिखती है। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ की कहानी भी है। आपने कहा था कि इसमें छोटी मोटी नोकझोंक भी है। बिल्कुल, कहानी में इमोशंस है, फ्लर्टिंग है और वो छोटी छोटी तकरारें भी हैं। और इन्हीं नोकझोंक के जरिए कहानी आगे बढ़ती है, जो उसे दिलचस्प बनाती है। वो दिखाते हैं कि ऊपर से भले ही झगड़ रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है। सही। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं लव रीडिजाइन के बारे में? मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि ये कहानी दूसरे मौकों के बारे में है, खुद को माफ करने के बारे में है और धीरे धीरे पनपने वाले सच्चे प्यार के बारे में है। और शायद भरोसे के बारे में भी। हाँ, बिल्कुल। भरोसा दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब पहले चोट लगी हो। ये कहानी इस पहलू को भी छूती है। सही कहा। तो एक तरह से संदेश यही है कि अतीत को भुलाकर या कहें कि उसे सीखकर दोबारा प्यार करने देना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार वक्त लेता है और शायद सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक हल्की फुल्की कहानी नहीं है, इसमें काफी गहराई है। हाँ, भावनात्मक गहराई तो है। तो अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि क्या वाकई हर किसी को हर रिश्ते में दूसरा मौका मिलना चाहिए? खासकर तब जब भरोसे जैसे नाजुक मुद्दे बीच में हो। इस पर शायद पढ़ने वालों को खुद ही सोचना होगा।